ईरान के एक ड्रोन ने अमेरिका और इजराइल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती हैं, सबसे तकनीकी रूप से सक्षम सेनाएं मानी जाती हैं, उनको घुटने पे ला दिया है। और साथ ही ईरान वॉर में अब आगे क्या होने वाला है और एक फौजी इस पूरे के पूरे वॉर को कैसे देख रहा है, एक सोल्जर इस पूरे के पूरे वॉर को कैसे देख रहा है, उसमें भारत के लिए क्या संदेश है, ये समझेंगे। आज हमारे साथ में कर्नल अमित हैं, जो कि भारतीय सेना में कर्नल रह चुके हैं, और उनसे ये समझेंगे कि क्या वॉर किस तरीके से जा रहा है और ड्रोन वॉरफेयर किस तरीके से नए प्रतिमान गढ़ रहा है युद्ध क्षेत्र में। तो इनको समझेंगे कर्नल अमित के साथ। कर्नल अमित, स्वागत है आपका न्यूज़ पिंच पे। जय हिंद जय, थैंक यू सो मच। ये जो अभी ईरान और इजराइल और यूएसए की वॉर हो रही है और आपने जो अभी पहलू टच किया ड्रोन का, तो मैं ये मानता हूँ कि एज अ फौजी हमें इस तरीके से देखना चाहिए पूरे वॉर को। वॉर का क्या आउटकम होगा वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो इंडियन आर्मी को और या इंडियन गवर्नमेंट को उससे सीख लेनी चाहिए कि आगे आने वाला फ्यूचर वॉरफेयर क्या होने वाला है। जिसमें आपने टच किया एक ड्रोन वॉरफेयर का, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली ईरान ने इस वॉर में यूज़ किया और उसके जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हुए वो सारे हमें बहुत अच्छी तरीके से विजिबल हैं। तो एक बार मैं बताना चाहूँगा कि ये क्या ड्रोन है और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी और ये किस तरीके से ईरान का सर जो सईद 136 ड्रोन है, वो ड्रोन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जिसको फ्लाइंग मोपेड भी बोलते हैं हम लोग। करेक्ट। तो वो किस तरीके से उसने एक ड्रोन ने, सिर्फ एक ड्रोन जो है उसने पूरा का पूरा वॉरफेयर चेंज कर दिया। और कमाल की बात ये है कि ड्रोन जो है वो खिलौने से आया हुआ, मतलब खिलौने के टॉय इंडस्ट्री से आया हुआ हथियार है। तो उसने कैसे वॉरफेयर चेंज किया, तो इससे आप बताइए थोड़ा सा डिटेल। आपने उसको टर्म दिया ड्रोन मोपेड। हाँ, तो इसको अभी मैं कुछ एक एनालिसिस पढ़ रहा था ओपन सोर्स में, तो लोगों ने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है और बहुत लॉजिकल भी लगता है। इसको ऑलरेडी बोला जाता है पुअर मैन्स मिसाइल, या फिर इसे बोलते हैं AK-47 इन द स्काई। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक पुअर मैन की मिसाइल है, जो कि एक छोटा सा हथियार है। आपने बताया कि एक टॉय से शुरू हुआ इसका कॉन्सेप्ट और अभी इसको एक बहुत ही आधुनिक तौर पे एक हथियार बना के इस वॉरफेयर में प्रस्तुत किया गया। और इसको रशिया ने भी इसको रेप्लिकेट किया, जिसको जेरॉन 2 के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग अभी जो वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसको लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं फरवरी में, और इसमें भी इस तरीके के ड्रोन का उपयोग, इफेक्टिव उपयोग दिखा गया कि किस तरीके से ये हथियार वॉरफेयर में कितना इफेक्टिव है। तो सेम जैसे अभी मान लेते हैं कि इसका आफ्टर इफेक्ट खामियाजा इजराइल और यूएसए को कैसे भुगतना पड़ रहा है। तो चूंकि इसको नाम दिया गया है पुअर मैन मिसाइल, मतलब ये एक बहुत कम लागत में बन सकता है। अगर सूत्रों के अनुसार जो ओपन सोर्स में जानकारी उपलब्ध है, तो इसकी लागत की कॉस्ट आती है, अगर आप डोमेस्टिक तौर पे इसको मैन्युफैक्चर करें तो शायद 10 से 20 हज़ार डॉलर के आसपास। और यहीं आप अगर देखें कि अगर आप कई सारे ड्रोन एक साथ हवा में छोड़ते हैं दुश्मन के ऊपर, तो दुश्मन की जो एयर डिफेंस प्रणाली है, जो उन्होंने आयरन डोम लगाया हुआ है, पैट्रियट मिसाइल हैं और भी टार्ट मिसाइल्स हैं, तो उसमें अगर आप एक मिसाइल की कीमत जानने की कोशिश करें तो वो लगभग मिलियंस में। तो आप 10,000 डॉलर के बने हुए हथियार को $1 मिलियन की मिसाइल से मार रहे हैं। तो जो एक होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो जो होता है ना, सो वो बहुत ज़्यादा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सर कि किलिंग ए फ्लाई बाय आर्टिलरी। बिल्कुल, एक चींटी को मारने के लिए आपको हाथी का इस्तेमाल करना है, तोपखाने का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक बहुत ही उपयोगी वॉरफेयर की पद्धति सामने आ रही है धीरे धीरे। ये जो कॉन्सेप्ट है कि ड्रोन के स्वॉर्म बना के एक झुंड में उनको दुश्मन के इलाके में भेजना, उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो दुश्मन का एयर डिफेंस प्रणाली होती है, तो वो भी लेयर्ड में होती है कि एक बॉर्डर के पास, एक डेप्थ एरिया में, एक बिल्कुल ही स्ट्रैटेजिक एरिया में। तो आप क्या कर सकते हो, ड्रोन का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे आपको दुश्मन के रडार की लोकेशन जाननी है, तो आपने एक डिकॉय ड्रोन छोड़ दिया। जैसे आपने ऑप सिंदूर में भी देखा होगा कि LC पे काफ़ी ड्रोन कई भारी तादाद में छोड़े गए, जस्ट कि हम अपनी पोजीशन बता दें, दुश्मन को बता दें, या दुश्मन अपनी पोजीशन हमको बता दे, जिससे हम हमारे जो कारगर हथियार है जो हमने निर्धारित किए हैं कि हम दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पे वार करेंगे, तो हम उनको इफेक्टिवली यूज़ कर सके। एक तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो ड्रोन है ये पोर्टेबल ड्रोन है। पोर्टेबल मतलब कि ये पोर्टेबल प्लेटफॉर्म से छोड़े जा सकते हैं। आपने किसी गाड़ी के ऊपर इसको डिप्लॉय किया और उस गाड़ी को आपने उपयुक्त अपने हिसाब से एक स्थान चुना और वहाँ से उसको फायर कर दिया। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, जो कि एक वॉरफेयर में बहुत ज़रूरी है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आपने मेंटेन रखी। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें दुश्मन को एक, देखो लड़ाई हमेशा जज्बातों से नहीं लड़ी जाती है। लड़ाई के अंदर जज्बात शुरू करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको लड़ाई को सस्टेन करना हो, उसको लंबे समय तक चलाना हो, तो आपके पास उसके लिए खर्चा भी होना चाहिए।
तो दुश्मन को सिर्फ आप उसके टारगेट को नेस्ता नाबूद करके आप उसको परेशान नहीं कर रहे हो, आप दूसरी तरफ से उनको अपने रिसोर्सेज जो हैं जिसके पीछे लाखों मिलियन डॉलर्स लगते हैं, आप उसका इस्तेमाल करने पे विवश कर रहे हो। सो ये एक बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें हैं जो आने वाले वॉरफेयर में बहुत ही अहम रोल निभाने वाली हैं। तो ये सर जो शाहिद 136 ड्रोन जो ईरान का बहुत चर्चा में है, तो इसके क्या डिटेल्स अपने पास हैं, किस तरीके से काम करता है क्या? बेसिकली जो ड्रोन होते हैं इसको आप मान लो ये एक तरीके से लगभग 50 किलो के आसपास का वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसे पोर्टेबल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोड़ा जा सकता है। इसकी रेंज जो है वो लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की है। तो जैसे आप अगर डिस्टेंस देखेंगे इजराइल और ईरान के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो ईरान अपनी जगह से इस ड्रोन को छोड़ के जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ वाली लोकेशंस हैं, दूर की लोकेशंस हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट डे यूएस और इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद जो सेकेंड डे दैट इज़ 1 मार्च को जो ईरान का रिस्पांस आया, तो मेरे ख्याल से अगर मेरी जानकारी ठीक है तो उन्होंने साइप्रस से लेके नीचे कुवैत और मतलब हज़ारों, अगर आप नॉर्थ टू साउथ उस इलाके का लेंथ देखें तो लगभग हज़ारों किलोमीटर के आसपास होगा। तो इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उन्होंने घर बैठे बैठे हज़ारों किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस ड्रोन का। और एक जो हमारे दर्शकों को मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ, इस ड्रोन में मोपेड का इंजन लगा हुआ है। दरअसल इसमें आवाज़ भी वैसी ही आती है, हाँ, जैसे एक मोपेड की आवाज़ आती है। और 2 स्ट्रोक इंजन को जो है उसको नए तरीके से बना के उसको रीडिज़ाइन करके और इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि वो 2000 किलोमीटर तक भी दूरी तय कर सकता है। इस किस्म का ये ड्रोन, इस तरीके की इंजीनियरिंग इसमें हुई है। इस तरीके मतलब इस टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें तो ये इतनी उपयोगी पाई गई कि अभी यूएस ने भी उसको रिवर्स इंजीनियर करके अपने सेम टाइप की रिप्लिका बना ली, जिसका लुकास नाम दिया है। और भारत में भी इस तरीके का कोई ड्रोन बन रहा है सर? करेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। करेक्ट। तो ये आपने देखा होगा कि ऑप सिंदूर में ड्रोन का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, ये सभी को विदित है। और जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया वॉर में इसका इस्तेमाल किया गया और अभी कितने इफेक्टिवली प्रेजेंट वॉर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो भारत ने इससे सीख ली। और लगभग अगर मेरा अनुमान ठीक है तो शायद पिछले साल से भारत ने इसके ऊपर काम करना भी शुरू किया। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि भारत ने अपना इसी तरीके का एक ड्रोन डेवलप किया है जिसका नाम दिया शेषनाग, जो कि एक इंडियन कंपनी स्टार्टअप बैंगलोर बेस्ड है, वो उसका प्रोडक्शन कर रही है। तो शेषनाग भी लगभग ये जो शहीद 136 है इसी से मिलता जुलता ड्रोन है और इसकी भी मारक क्षमता ऑलमोस्ट लगभग उतनी है। अभी जो इसके बारे में रिवील किया गया है कि लगभग 20 से 30 किलोग्राम का पेलोड लेके ये जा सकता है। इसकी रेंज भी लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है। इसकी स्पीड भी लगभग 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और हो सकता है आने वाले समय में भारत जल्दी ही इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू कर दें। तो शेषनाग जो ड्रोन है उसके ऊपर बहुत नज़र रहेगी। भारत का इंडिजीनियस ड्रोन है, भारत ने डेवलप किया है। शहीद 136 जो ईरान का ड्रोन है उसके ऊपर। और ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि इस वॉरफेयर में जिस तरीके से ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं, यूक्रेन के बाद हमने देखा, ऑफ सिंदूर में देखा, फिर अब ईरान में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है ड्रोन बहुत इफेक्टिव हथियार के तौर पे दिखाई दे रहे हैं हमको। तो लेकिन इसके अलावा भी ईरान वॉर में सर अभी की क्या स्थिति चल रही है, क्या वहाँ पे वॉरफेयर की क्या कंडीशन है, आप किस तरीके से उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है? देखिए ऐसा होता है कि जब भी आज मेरे ख्याल से 8 दिन पूरे हो गए हैं और अभी भी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो जब कभी भी कोई भी देश कोई कैंपेन या वॉरफेयर शुरू करने वाला होता है तो उसमें कुछ एक मुद्दे बहुत अहम होते हैं जिसकी प्लानिंग उस कैंपेन को लॉन्च करने से पहले करनी पड़ती है। तो सबसे अहम मुद्दा होता है कि ऑब्जेक्टिव, कि भाई आप अगर किसी कंट्री पे अटैक कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर दूसरा जो अहम पहलू आता है कि आपको उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कि भाई मेरी कैपेबिलिटी है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव को 3 से 4 दिन में पूरा करूँगा। तीसरा जो अहम पहलू आता है वो आता है कि आपके पास उस ऑब्जेक्टिव को उतने समय में पूरा करने के लिए रिसोर्सेज पर्याप्त हैं कि नहीं हैं। चौथा और सबसे अहम चीज़ जो है, जो अभी सामने आ रही है इस वॉरफेयर में, मैं आपको बताऊंगा इसके आगे क्यों मैं ये कह रहा हूँ, कि व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट पॉलिसी, कि भाई आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया या पार्शली अचीव किया, या हो सकता है आपने नहीं अचीव किया, तो आप जिस कैंपेन में फंस गए उससे आप क्लीनली बाहर कैसे निकलोगे, फेस सेविंग, हाँ फेस सेविंग बोल लीजिए, या फिर आप उसको खत्म कैसे करोगे, सो दैट इट इज ब्रॉट ऑन अ
लॉजिकल सोल्यूशन। सो इन चारों पहलू को अगर आप देखें तो ये कंप्लीट ऑपरेशन जो कि 28 फरवरी को शुरू हुआ था, तो ये अपने लगभग सारे ऑब्जेक्टिव को मैं नहीं मानता कि 100% पूरा कर पाया है। अगर आप टाइमलाइन में थोड़ा और पीछे हट के देखें तो ये कैंपेन मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूँ तब शुरू हुआ था जब ईरान के ऊपर यूएस और इजराइल ने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे बमबारी करी थी। फिर शायद वो सक्सेसफुल हुआ या पार्शली सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ, तो इसके बारे में बहुत सारे दावे दोनों तरफ से पेश किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या किया, इनको लगा कि भाई इससे काम नहीं चल रहा है तो हम क्या करते हैं, एक इनका रेजिम चेंज का कैंपेन चलाते हैं, जिसमें ईरान में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जिसको ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की सरकार ने बहुत ही मजबूती के साथ दबा दिया। तो वो वाला ऑब्जेक्टिव भी मेरे ख्याल से अचीव नहीं हुआ। जब ये दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए तो नाउ दे डिसाइडेड टू गो इन फॉर अ फुल फ्लेजेड वॉर। अभी इसमें भी अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव इजराइल के लिए है वो तो सबको जाहिर है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर कैपेबल देश बने। वो नहीं चाहता कि ईरान अपनी नेवल क्षमता को इतना बढ़ा ले कि उसके लिए उस खाड़ी वाले क्षेत्र में एक मुसीबत पैदा हो जाए। तीसरा, वो नहीं चाहता कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, हमास हुआ, हिजबुल्ला हुआ, कुर्दिश तो नहीं, हुतीज हुए, तो उनको कमज़ोर किया जा सके। तो अभी तक जितने भी अटैक हुए हैं उसमें अगर हम इन सारे ऑब्जेक्टिव को देखें तो जिस तरीके से अटैक किए गए हैं तो ये समझ में आता है कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा। जहाँ तक यूएस की बात है तो ये सबको जानकारी है कि यूएस ने अपने इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेसिस गल्फ कंट्रीज़ में बनाए हुए हैं, लगभग 8-10 कंट्रीज़ में। सो यूएस भी चाहता है कि वहाँ पे वो अपना दबदबा कायम रखे, और उसको दबदबा कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि वो ईरान को न्यूट्रलाइज करे। न्यूट्रलाइज से मेरे कहने का मतलब है कि ईरान की जो लड़ने की क्षमता है उसको इतना वो ख़त्म कर दे या गिरा दे कि वो ईरान एक थ्रेट ना बन पाए उनके लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव, जैसा कि शुरू में बोला था कि ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट ने एनालाइज किया था कि ये जब कैंपेन शुरू होगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा कि भाई 28 को शुरू हुआ और 4-5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी वो होता नहीं दिख रहा है। लड़ाई ऑलरेडी 8वें-9वें दिन में पहुंच चुकी है और अभी ऐसा कुछ भी संकेत नहीं मिल रहा कि ये आने वाले समय में तुरंत रुकने वाली है। तो अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि लगभग ये जो कैंपेन है वो हो सकता है 3 या 4 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ जाए। तो जहाँ तक आपका कहना है कि ये लड़ाई कहाँ जा रही है, तो मेरा मानना अभी तक जितने भी इंडिकेशन मिल रहे हैं कि हाल फिलहाल में कोई क्रिस्टल क्लियर वो नहीं मिलता कि जिससे हम ये कह सकें कि ये लड़ाई अभी ख़त्म होने वाली है या किस पक्ष में जाने वाली है। जहाँ तक अगर एक बार बीच में ये भी खबर आई थी कि शायद इनका ऑब्जेक्टिव ये रहा था कि ये रेजिम चेंज कर देंगे। तो रेजिम चेंज करना तो इट्स नॉट ईजी, especially it is not a small country. It's one of the most powerful Shia country in the world with large number of fan following. बहुत सारे शिया हैं। आपने देखा होगा कि जब इनके सुप्रीमो की अयातुल्ला की जो किलिंग हुई उसके बाद ना सिर्फ इंडिया में बल्कि देश विदेश में कई हिस्सों में अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। सो इनका अगर मकसद ये था कि ये टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करके जंग जीत लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये लोग विफल हुए हैं इसमें। और इसने एक काम ये भी किया है कि पूरे विश्व में जो शिया पॉपुलेशन है, नॉट ओनली शिया बट द मुस्लिम पॉपुलेशन को पोलराइज करके और एकजुट कर दिया है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑब्जेक्टिव पूरा होने वाला है। इन्होंने सोचा था कि शायद जो द प्रिंस इन एग्जाइल जो है पहलवी, तो जैसे ही आपने ध्यान दिया होगा क्योंकि आप बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं इस कैंपेन को, कि जब ये अटैक होने वाले थे और जो फर्स्ट 2-3 डेज थे तो पहलवी के बहुत सारे स्टेटमेंट आए थे। अब वो कितना सही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि अगर ये लड़ाई ख़त्म होती है तो हम ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको तुरंत रोक देंगे। दूसरा, अभी तक ईरान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, तो बोले हम मान्यता भी दे देंगे। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये इनके दिमाग में था कि इस तरीके का नैरेटिव चलाया जाएगा तो एक फेवरेबल ओपिनियन ईरान के अंदर
अमेरिका के प्रति या इजराइल के प्रति जनरेट होगा और लोग ये चाहेंगे कि भाई इस कैंपेन को ख़त्म करो, सरकार को बदलो और शांति से रहो, जो मुझे आने वाले समय में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, जो सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं, उनका जो जिस तरीके से इन लोगों ने किलिंग किया, मर्डर कह सकते हैं कि जिस तरीके से किया, या असैसिनेशन जिस तरीके से किया, तो वो क्या इनको उल्टा पड़ गया स्ट्रेटेजिकली? मतलब जो सोचा था कि अगर हम टॉप जो लीडरशिप है उसको हटा देंगे तो एक हेडलेस चिकन होगा जो कहीं पे भी जा सकता है और हम अपने तरीके से उसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो वो उल्टा पड़ रहा है इनको। जी, मुझे ऐसा ही लगता है। और मुझे ये मेरा मानना है कि हम शायद बहुत ज़्यादा इजराइल और यूएसए की स्ट्रेटजी पे ध्यान दे रहे हैं। हमने एक एंगल को थोड़ा सा अनदेखा करा है कि भाई ईरान को भी कहीं ना कहीं अंदर से ये बात पता थी कि आज नहीं तो कल उनके ऊपर हमला होने वाला है, एंड इसके लिए वो ऑलरेडी पिछले 2 साल से मेंटली तैयार थे। और जैसा अभी देखने को भी मिल रहा है और खबरें भी आ रही हैं कि उन्होंने सोच के रखा था कि जिस तरीके के पैटर्न चले आ रहे हैं पुराने कैंपेन जो हुए, जैसे गाज़ा में हुए या और कहीं भी कैंपेन किए यूएस या इजराइल ने जॉइंटली, तो उसमें सबसे पहले टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया, उसको न्यूट्रलाइज किया। तो शायद ये पहले से तैयार थे कि अगर ये फुल फ्लेजेड कैंपेन इस तरीके का यूएस की फोर्सेस या इजराइल की फोर्सेस हमारे ऊपर करेंगी तो कहीं ना कहीं हमारी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने पहले से ही शायद 3 या 4 लेवल की लीडरशिप एक ही पायदान पे तैयार कर रखी थी कि भाई उनकी किलिंग होगी तो ये संभालेगा। और इन्होंने एक तरीके से जो होता है ना कि इन्होंने नैरेटिव चलाया तानाशाही वाला, बट ईरान ने इस चीज़ को समझते हुए जो तानाशाही वाले एंगल को दरकिनार करते हुए एक तरीके से सारी जो लीडरशिप थी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो उससे हुआ क्या है कि अभी नाउ जैसे आप और भी एनालिसिस देखेंगे जो वेरियस डिफेंस एनालिस्ट हैं जो बताते हैं और बहुत लॉजिकल लगता है कि इस तरीके से पावर को डिसेंट्रलाइज करने से ये हुआ कि अगर लीडरशिप नहीं भी रहेगी, कल को एलिमिनेट हो जाती है, तो हर एक पोर्शन में ईरान के कहीं ना कहीं लोग इंडिपेंडेंटली इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ, तो वो बोला जाता है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड भी अमेरिकन होंगे तो प्रोविंस बाय प्रोविंस उनको कॉन्कर करना पड़ेगा, राज्य जो है कि एक सूबा उनका बिल्कुल कॉन्कर करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये स्थिति अभी बनती है। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि बार बार ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो अमेरिका का जो एडीएस है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है मतलब अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइलें जो है, क्योंकि बहुत महंगी मिसाइलें, एक मिसाइल जो पैट्रियट सिस्टम की है वो $4 मिलियन के तकरीबन की मिसाइल है। तो आप ये समझिए कि बहुत महंगा सौदा है अमेरिकन एडीएस को इस्तेमाल करना, चाहे पैट्रियट हो, चाहे थार्ड हो, चाहे इजराइल की जो इनबिल्ट अपनी खुद की डेवलप की गई जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे डेविड स्लिंग हो, तो उनको बहुत महंगा है एडीएस के जरिए ड्रोन्स को रोकना। तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के और अमेरिका की जो एलाइड कंट्रीज हैं उनका एडीएस जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान का जो मिसाइल का जो आर्सेनल है वो भी एग्जॉस्ट होता जा रहा है, और उनके पास में उनको रिप्रोडक्शन की उनके पास में कैपेसिटी नहीं, उनके पास में प्रोडक्शन की लाइंस भी खत्म हो गई, तो ईरान भी थोड़े समय बाद में एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके के नैरेटिव हमारे सामने आ रहे हैं। तो आप जो युद्ध को देख रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन पहले एग्जॉस्ट होने की स्थिति में है? जैसे अभी जैसे आपने कॉस्ट की बात करी, तो कुछ एक आंकड़ा जो मेरे पास अवेलेबल है, जो मिसाइल वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है थार्ड, हाँ। तो एक मिसाइल का जो कॉस्ट आती है वो लगभग 12 से 15 मिलियन डॉलर। 12 से 15 मिलियन डॉलर। एरो 3 मिलियन डॉलर, पैट्रियट 3 से 7 मिलियन डॉलर। सो आप समझिए कि एक छोटे हथियार से इसको नष्ट करने के लिए इतना बड़ा खर्चा उठाना मतलब एक तो संभव नहीं है। दूसरी चीज़ हमें ये भी समझनी चाहिए कि हर कंट्री जो वॉर में जाती है तो उसकी एक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी होती है। अब जहाँ तक यूएस की बात करें तो ये आंकड़े भी हमें एनालाइज करने पड़ेंगे कि भाई ये पैट्रियट और जो भी एयर डिफेंस में ये मिसाइलें इस्तेमाल हो रही हैं तो यूएस की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितनी है, ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप वर्ल्ड वाइड यूएस की सेना का डिप्लॉयमेंट देखिए तो हर जगह उन्होंने जहाँ भी अपना डिप्लॉयमेंट किया है तो वहाँ पे उन्होंने एक सेपरेट डेडिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाया है। तो यहाँ इस सेक्टर के लिए जहाँ पे ये खाड़ी के देशों में ये लड़ाई हो रही है तो इसके लिए उन्होंने एक अलग से रिसोर्सेज एलोकेट किए होंगे जो कि अभी डिप्लीशन की कगार में है, और एक्सचेकर के ऊपर इसका बहुत हैवी खर्चा आ रहा है। तो ऑप्शन ये हो सकता है कि अमेरिका के पास ऑप्शन ये है कि अगर यहाँ पे रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं तो उनका जो कहीं और डिप्लॉयमेंट है, जैसे कोरिया की तरफ है, जापान की तरफ है, या इंडियन ओशन में जो है, तो हो सकता है कुछ एक रिसोर्स को इनको साइड स्टेप करना पड़े। तो एज फार एज दी सस्टेनेबिलिटी का जो सवाल है तो आई थिंक यूएस उस मामले में सस्टेन करने में ज़्यादा सक्षम है एज़ कम्पेयर टू ईरान। सो ईरान का, अब ईरान के पक्ष की बात करें तो जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि मोस्ट ऑफ दी वेयर हाउसेज जहाँ पे इनके ड्रोन और मिसाइल सिस्टम रखे हुए थे
उनको ऑलरेडी टारगेट करके न्यूट्रलाइज किया जा सका है, और जो उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी थी उनको भी नेस्तनाबूद किया जा चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मिसाइल वॉरफेयर है ये बहुत लंबे समय तक चल पाएगा। दूसरा पहलू ये होता है कि ईरान ने भी क्या जो अगर शुरू के जो दिन थे उसमें छोटे मिसाइल, सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, और जब ये लड़ाई खिंचती जा रही है तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो लेवल ऑफ मिसाइल है वो भी बढ़ता जा रहा है, कि जैसे अभी 2-3 दिन पहले हाइपरसोनिक मिसाइल, फिर वो क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो ऐसा लगता है कि या तो ईरान एक कॉर्नर हो चुका है कि जहाँ तक उसका आर्सेनल का सवाल है उसका डिप्लीशन हो गया है और आखिरी स्टॉक की तरफ आ रहा है, बढ़ गया है। तो ये लंबा वॉर जो है आपके हिसाब से ईरान के लिए सस्टेन करना इसमें लंबे समय तक मुश्किल होगा। हालांकि उनके पास में ड्रोन है, लेकिन ड्रोन से कब तक ये लड़ाई सस्टेन कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अच्छा सर, इसमें और ऑपरेशन सिंदूर में भी और उसके बाद में हम ईरान और इजराइल का भी वॉर देख रहे हैं जहाँ पे ड्रोन बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुए। तो हमारे लिए टेक अवे क्या होने चाहिए, भारत के लिए क्या टेक अवे होने चाहिए, भारत को क्या समझना चाहिए इस पूरे के पूरे वॉर सिनेरियो से, चाहे वो यूक्रेन रशिया का वॉर हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है उससे? आप जितने भी ये कैंपेन देखेंगे, यूक्रेन, रशिया, या फिर गाज़ा में जो हुआ, या फिर अभी जो प्रेजेंट लड़ाई चल रही है, तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर किसी कंट्री को अपना किसी भी लड़ाई में अपर हैंड रखना है, या ऑप सिंदूर में भी आप देख लें, तो उसको एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं फौज में, एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। सो एयर सुपीरियरिटी का ये मतलब नहीं है कि आपने जहाज उड़ाया और दुश्मन के टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। एयर सुपीरियरिटी का मतलब है कि आपने अपने एयर स्पेस को भी बचाया, दुश्मन को उसका इस्तेमाल करने नहीं दिया, साथ में दुश्मन की एयर स्पेस को न्यूट्रलाइज करते हुए आपने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया दुश्मन की टेरिटरी में जाके। सो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि आने वाले वॉरफेयर में जिस कंट्री के पास एयर सुपीरियरिटी होगी उसका हमेशा वॉर में पल्ला भारी होगा। जी। तो एयर सिक्योरिटी जो है भारत को, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। तो भारत की जो पिछले समय जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा था, तो 7 तारीख को हमारे लिए ज़रूर एक शॉकर था। उसके बाद में 8, 9 और 10 तारीख को भारत ने एक एयर सिक्योरिटी जो है मेंटेन करके रखी इस पूरे इलाके में, चाहे ड्रोन वॉरफेयर के मामले में हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट के मामले हो। दोनों स्थिति हमने देखी थी 8, 9 और 10 तारीख को। तो ये स्थिति तब बनती है जब हमारे यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम हमारा जो था वो बेहतर काम कर रहा था। जैसा कि हम अभी इजराइल का देख रहे हैं, वहाँ पे भी हमको ये दिखाई देता है कि आयरन डोम में भी हमको कई जगहों पे छेद दिखाई देते हैं। थार्ड में तो देख रहे हैं, पेट्रियोट के तो कई जगह पे रडार भी हिट हुए हैं इजराइल की तरफ से। तो ये हमको अभी देखने को मिल रहा है। तो भारत के एयर डिफेंस ने खुद को किस तरीके से बचा के रखा इन तमाम सारी चीज़ों से, क्यों ये बेहतर तरीके से टैकल कर पाए हम पाकिस्तानी थ्रेट को? क्योंकि उनके पास में भी टर्किश ड्रोन थे, उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किए। या सीरीज के ड्रोन हैं वो भारत के ऊपर लॉइटरिंग एमिनेशन। तो इसको किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं? जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपको अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल करना है, तो हम बोलते हैं कि दी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन लेयर्स। कि भाई आपके जो सीमावर्ती इलाके हुए उसमें एक आपने लेयर बनाई, फिर आपने जो मिड रेंज जहाँ पे आपके जो डेप्थ एरियाज होते हैं जो कि 150 से 500 किलोमीटर के अंदर होते हैं, आपने वहाँ पे एक लेयर बनाई। फिर आते हैं आपके इम्पोर्टेंट टाउन, सिटीज़, इंडस्ट्रियल नोड्स, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो कि स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं। तो एक आपने उसको बचाने के लिए तो हमने ये ऑफ सिंदूर में भी देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल फायर करी विच वाज टारगेटिंग टू दिल्ली एंड इट वाज न्यूट्रलाइज समवेयर इन हरियाणा, पलवल या सिरसा में। तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो उस समय जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए उस तरीके से ऑर्गेनाइज था, अच्छी बात थी। लेकिन वॉर में जब टेस्ट होता है सिस्टम, तो जो उसका रिस्पांस किताबों में होता है और जो एक्चुअल ग्राउंड में होता है वो बहुत अलग होता है। तो उसमें भी मेरे ख्याल से जो एनालिस्ट हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कमियां पाई होंगी। और आपने अभी सुना होगा कि भारत एयर डिफेंस की जहां तक बात है बहुत बड़े लेवल पे उसके लिए काम कर रहा है। एक प्रणाली जो बनाने की कोशिश करी जा रही है जिसका नाम दिया गया सुदर्शन चक्र। सो अभी ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज जब वॉर होगी तो शायद इस प्रणाली की बैटल टेस्टिंग पता चलेगी। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि आजकल के जो वॉरफेयर हैं जो कि हम लोगों ने भी समझा है, पहले ऐसा सोचा जाता था जब तक ये रशिया और यूक्रेन की वॉर नहीं हुई थी कि आजकल इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, देयर इज़
इंटरनेट अवेलेबल, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एआई इज़ अवेलेबल। तो जो भी वॉरफेयर होगा वो 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट का वैलिडेशन ऑन ग्राउंड हुआ, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, तो आप देख लीजिए वो 4 दिन कब 4 साल में बदल गए। और दूसरा चीज सर, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि कन्वेंशनल वॉर जो है उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब जो बूट्स ऑन ग्राउंड है, जो आरटी है, जो आपका आर्मर्ड है, वो अगर वो ठीक से काम कर रहा है तो बाकी सारी चीजें आपको एड ऑन करती हैं, लेकिन उस चीज का कोई तोड़ अभी तक नहीं बना है। तो यहाँ तक इस वाले जैसे ईरान के कैंपेन में जो चल रहा है, अगर इनका ऑब्जेक्टिव ग्राउंड कैप्चर करना है, जो कि मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव था इनका, तो वो आसान नहीं होगा तो फिर तो लंबा चल जाएगा और लंबा चलने की उम्मीद है। ठीक है सर, तो ये हमारे साथ थे कर्नल अमित, और हमने ये कोशिश की कि हम एक सोल्जर, एक फौजी के पर्सपेक्टिव से आपको वॉर समझाने की कोशिश करें। हम ये भी समझें कि भारत के लिए इसमें क्या टेक अवे है, भारत किस तरीके से इस पूरे के पूरे युद्ध को भारत को देखना चाहिए निष्पक्ष होकर। दो देश हैं, अपने आप में जंग लड़ रहे हैं। हमारी सहानुभूति किसी एक पर्टिकुलर देश के साथ में हो सकती है कि एक दूसरे देश की कोई दूसरे पक्ष को सपोर्ट करा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस पूरे के पूरे युद्ध को एक स्ट्रेटेजिकली देख लें, उसका ढंग से विश्लेषण करें, उसको समझें, ताकि हमारे आने वाले समय में अगर युद्ध की परिस्थिति पैदा होती है तो हम उस चीज़ के लिए तैयार रहें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना नहीं भूलें। धन्यवाद।